ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी की बात कर रहे हैं, जिनको 24 जनवरी को जो है एक सेशन कोर्ट ने एक सज़ा सुनाई। 17 साल की वफाकी वज़ीर इत्तलात ने एक ऐसी ट्वीट की कि ये जो है ये पहला रिज़ल्ट है, और जिससे निशानदेही होती है कि रियासत के इरादे क्या हैं। एक तारीख़ है, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, सियासी रहनुमा हैं, जो उठाए जाते रहे, उनको सज़ाएँ दी जाती रहीं, लेकिन ये आवाज़ें दब नहीं सकीं। और ये सिलसिला जो है मंजूर पश्तीन के 11 से 13 अक्टूबर का जो नेशनल पश्तून जिरगा हुआ था खैबर एजेंसी में, वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। फिर ये महारंग बलोच के ऊपर आती है, और आती आती ये कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी तक पहुँचती है, जहाँ पे रियासत का रवैया जो है एकदम ट्विस्ट करता है। अब ये भी एक मेथड है कि मंजूर पश्तीन से फिर महारंग बलोच को जेल में डाला गया, उसको साइलेंस किया गया महारंग बलोच को। तो इन्होंने देखा कि ये वाला जो तरीक़ाकार है ये बड़ा इफ़ेक्टिव है कि लोगों को उठाएं और जेल में डालें। नैरेटिव से आमिराना में खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे हसास मौजू के ऊपर जिसका ताल्लुक जो है हमारी आज़ादियों के साथ है, फ्रीडम एक्सप्रेशन के साथ है। आप समझ के होंगे कि हम ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी की बात कर रहे हैं, जिनको 24 जनवरी को जो है एक सेशन कोर्ट ने एक सज़ा सुनाई 17 साल की पीका एक्ट में, जिसके ऊपर वफाकी वज़ीर इत्तलात ने एक ऐसी ट्वीट की कि ये जो है ये पहला रिज़ल्ट है, और जिससे निशानदेही होती है कि रियासत के इरादे क्या हैं। लेकिन ये रियासत के जो इरादे हैं ये कोई पहली बार ज़ाहिर नहीं हुए, और रियासत के इरादे यही थे कि जो भी आवाज़ उठे उसको दबा दिया जाए, लेकिन उसके पास वो मेथड जो है वो नहीं था जिसको अप्लाई करके वो आवाज़ों को दबा सके। उसने बहुत सारी एक तारीख़ है, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, सियासी रहनुमा हैं, जो उठाए जाते रहे, उनको सज़ाएँ दी जाती रहीं, लेकिन ये आवाज़ें दब नहीं सकीं। और ये अब रियासत का नया मेथड है क्या, और ये हिकमत अमली है क्या, आज हम बात करेंगे इस मसले के ऊपर। और ये सिलसिला जो है मंजूर पश्तीन के 11 से 13 अक्टूबर का जो नेशनल पश्तून जिरगा हुआ था खैबर एजेंसी में, वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। फिर ये महारंग बलोच के ऊपर आती है, और आती आती ये कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी तक पहुँचती है, जहाँ पे रियासत का रवैया जो है एकदम ट्विस्ट करता है, और आती है महारंग बलोच तक। और अब ये जाएगी कहाँ, तो आज हम करेंगे इसका तज्ज़िया। और सबसे पहले तो ये कि हमने बात की मंजूर पश्तीन की, महारंग बलोच की, और उसकी बलोच यकजहती कमेटी की, और फिर आए हम जैक तक, यानी जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर तक। इन सब के साथ ईमान मज़ारी का गहरा ताल्लुक़ है। वो अली वज़ीर के साथ जो है 2022 के अंदर पीटीएम के जलसे में तकरीर के बाद वो गिरफ़्तार भी हुई, उनकी ज़मानत भी हुई, और ये एक बड़ा जो उनके ऊपर एलिगेशन था। दूसरा ये कि वो महारंग बलोच के साथ विक्ट्री का निशान बनाया था, और ये जो है रियासत को और अदालत को बात बहुत खली है, और वो खड़ी रहीं मिसिंग पर्सनस के इशू के साथ। वो हर उस इशू के साथ खड़ी रहीं जिसका ताल्लुक़ जो है रेजिस्टेंस से था, और सिविल लिबर्टी के साथ था, आज़ादियों के साथ था, और रूल ऑफ लॉ के साथ था। और हादी जो है वो खड़े रहे, जो ब्लास्फेमी गैंग था, जिसको रियासत के कई इदारों की हमायत हासिल थी, जिसमें एफआईए का किरदार बहुत बाद में खुल के नुमाया आया, और उनको उन लोगों की पुश्तपनाही हासिल थी जो रियासत के बहुत करीब समझे जाते हैं, और रियासत उनको अपने मजहबी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। तो ये आपको पूरा समझ आ रहा होगा ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, और आपको शायद ये पहले से मालूम ही होगा। लेकिन मंजूर पश्तीन का जो जिरगा था, वहाँ से हम इस कहानी को क्यों शुरू कर रहे हैं, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से रियासत की एक अप्रोच में तब्दीली वाक़या हुई।
पहले रियासत ने कोशिश की कि उसके नेशनल जिरगा को रोका जाए, लेकिन वो रुक नहीं सका। और उसके बाद जो आगे पीछे कुछ वाक़यात हुए, जिसमें कुछ पीटीएम के लोगों की हलाकतें भी शामिल हैं, और फिर उसके बाद मंजूर पश्तीन का जो लहजा और रवैये में तुरशी और तल्ख़ी आना शुरू हुई, और फिर जो 22 करारदादें मंजूर हुई, उसमें बहुत सारी क्रिटिकल करारदादें भी थीं, जिसमें वो फ़ौज को तो कहते ही थे मंजूर पश्तीन के वो इलाके जो ट्राइबल एरियाज़ जो हैं वो छोड़ के जाएं और एक पीसफुल ट्रांजिशन यहाँ के ऊपर हो। लेकिन एक करारदाद, जो पहली करारदाद थी, वो टीटीपी और फ़ौज को इक्वेट करके की गई थी कि ये इनको इलाके को छोड़ना चाहिए। वो डिमांड्स जो हैं अभी भी आप देख सकते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि उसके बाद पीटीएम को बैन कर दिया गया। उनके बहुत सारे सैकड़ों कानून गिरफ्तार कारकुन जो है गिरफ्तार हुए, और मंजूर पश्तीन उस वक्त के बाद से जो है वो पसे पर्दा चले गए हैं, और उनका मालूम नहीं है कि वो हैं कहाँ। कभी कभार दबी दबी से आवाज़, और लग रहा है कि कुछ रियासत ने ऐसा किया कि मंजूर पश्तीन जो है खामोशी इख्तियार कर गए। क्या ये रियासत की कोई हिकमत अमली का हिस्सा है कि इन आवाज़ों को खामोश किया जाए? बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार हैं इसके पीछे एक मेथड देख रहे हैं, और इसमें देख रहे हैं कि शायद प्रेशर कहीं ना कहीं मंजूर पश्तीन के ऊपर है, और वो अब बिल्कुल खामोश हैं, और अपने 22 नुकात को वो कहीं भूल गए हैं। अली वज़ीर पहले से जेल के अंदर है। मोहसिन दावड़ और उनकी टीम जो है, उनके मुतल्लिक जो है वो अमलियत पसंदी का उनके ऊपर टैग लगा हुआ है कि वो बहुत ही अमलियत पसंद हैं, बड़े प्रैक्टिकल हैं, प्रैग्मेटिक हैं, और चीज़ों को सोच समझ के चलने वाले लोग हैं। लेकिन महारंग बलोच और बीबू बलोच और सिमी बलोच के केस के अंदर हम देखेंगे कि वो एक बड़ा क्रिटिकल रियासत ने उसको चैलेंज के तौर पे लिया। जो लेसन इन्होंने सीखा कि कैसे मंजूर पश्तीन को काबू करना है, उन्होंने वो तरीका फिर बलूचिस्तान में आजमाया। और जब बीवाईसी ने पिछले साल प्रोटेस्ट किए और उन्होंने कहा जाफ़र एक्सप्रेस के जो दहशतगर्द थे, उनके मतलब उनका मुतालबा था कि बताया जाए कि ये दहशतगर्द हैं या इनमें कोई मिसिंग पर्सन की लाश ना हो। यहाँ से मसला बिगड़ा, सरियाब रोड पे प्रोटेस्ट हुआ, लाठी चार्ज हुआ, और लेकिन ये कि फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। वो अभी तक जेल के अंदर हैं, और जब से वो जेल में गई थोड़ी सी रेजिस्टेंस जो है बीवाईसी ने दिखाई, और आहिस्ता आहिस्ता वो अभी सोशल मीडिया के ऊपर महदूद हो गई है, और ग्राउंड के ऊपर जो है उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं मिनिमाइज़ हो गई। अब ये भी एक मेथड है कि मंजूर पश्तीन से फिर महारंग बलोच को जेल में डाला गया, उसको साइलेंस किया गया महारंग बलोच को। तो इन्होंने देखा कि ये वाला जो तरीक़ाकार है ये बड़ा इफ़ेक्टिव है कि लोगों को उठाएं और जेल में डालें, और उनके कुछ लोगों को ऐसे जो थोड़े से प्रैग्मेटिक हैं, जो मोहसिन दावड़ की तरह के हैं, कुछ इसी तरह के लोग बीवाईसी के अंदर हैं, ताकि वो थोड़ा सा एक वॉल्व रहे, और लोगों को लगे कि जी कि ये कुछ ना कुछ आवाज़ें हैं, और जिनको गिरफ़्तार किया गया वही असली जो मुजरिम हैं, वाकई उन्होंने कुछ किया होगा। ये मौलवी हिदायतुल्लाह के साथ ग्वादर के अंदर भी हुआ। मौलवी साहब तो ख़ुद ही जो हैं उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर ली है। अभी तेज़ो तुंदी दिखाते हैं लहजे में, लेकिन लोगों को पता चल गया कि कैसे उन्होंने बुकटी की जो है हमायत की, और उसके बाद मैनिपुलेशंस की, उनकी कदर कीमत खो गई। फिर जैक के साथ रवैया जो है वो मुख्तलिफ रहा कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पे अगर यही तरीक़ा कार इख्तियार किया जाता तो मुमकिन ये था कि वहाँ पे जो है उस मसले को, मुमकिन क्या यकीनन था कि उसको इंडिया और इंडिया की लॉबी उठाती और उसको एक बड़ा एक इंटरनेशनल इशू बना सकती थी। तो वहाँ पे कंप्रोमाइज़ किया। कंप्रोमाइज़ इन द सेंस कि कहा कि हम आपके सारे के सारे मुतालबात मान रहे हैं, और वो सारे के मुतालबात के एलीट कैप्चर के ख़िलाफ़ हैं, कि कैसे उनकी सीटों के ऊपर जो है वो कब्ज़ा किया गया, कैसे वहाँ की एलीट जो है वो लल्ले तल्ले करती है, कैसे जो सब्सिडीज़ की मद के अंदर जो है वो आवाम को जो बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो ये सारे उसके थे, लेकिन अभी भी कोई मुतालबा पूरा नहीं हुआ। ये स्ट्रेटजी उन्होंने मुख्तलिफ अख्तियार की, जो एक मेथड चला आ रहा था, और मेथड अप्लाई किया अब इस्लामाबाद में ईमान मज़ारी और हादी एडवोकेट के ऊपर, कि इनको भी जो है जेल में डाला जाए, ताकि इनके
इर्द-गिर्द जो पूरा एक क्लॉट ख इकट्ठा हुआ है, जो सिविल सोसाइटी का, ये अ, वो उसको जो है डिस्पर्स किया जाए, उसकी आवाज़ को महदूद किया जाए। और बेशक वो सोशल मीडिया पे रहे, लेकिन ये जो एक्टिविज़्म होता है, जो अदालतों में होता है, ये गलियों में होता है, ये इस्लामाबाद में ही इतना ही रह गया है, इतनी स्पेस जो है, इसको भी अब ख़त्म कर दिया जाए। अब वो आवाज़ ख़त्म हो गई, और इसके अंदर दबे दबी आवाज़ें हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आसमा जहांगीर का, आसमा जहांगीर से जो है मुमासलत अपनी जगह पे ईमान मज़ारी की, लेकिन आसमा जहांगीर के बाद उनकी एचआरसीपी भी पूरी की पूरी जो है वो प्रैग्मेटिक हो गई है। वो भी दो चार स्टेटमेंटें इशू करती हैं, और ना उसमें वो दम है ना खम है। एक बड़े प्रैग्मेटिक किस्म के लोगों का जो है वो अमलीत पसंद लोगों का एचआरसीपी के ऊपर भी कब्ज़ा है। वो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है, जो एचआरसीपी से ज़ाहिर है कि अलग है, लेकिन चंद एक आवाज़ें हैं, इसको कन्फाइन करती जा रही है रियासत 5 स्टार होटल्स के अंदर, और उसको अलाउ करती है रेजिस्टेंस को। लिटरेचर मेलों के अंदर, अभी ग्वादर के अंदर होने वाला है मेला, तो एक आधी आवाज़ वहाँ से भी उठेगी, आएगी, रिपोर्ट होगी, लोग वाह वाह करेंगे। लेकिन ये बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की इन्वायरमेंट के अंदर जो है रेजिस्टेंस और की आवाज़ों को जो है वो अलाउ किया जा रहा है। लेकिन सड़कों पे आने से शदीद रियासत को चिढ़ है, उसके लिए वही मेथड है जो ईमान मज़ारी के ऊपर किया। और एक सड़क जो है वो तो फिज़िकल है, शाहराह दस्तूर है, प्रेस क्लब के सामने है, सहाफ़त का एक मातम जो है अलग से करना पड़ेगा कि कितनी प्रैग्मेटिक है पाकिस्तान की। प्रैग्मेटिक जब मैं कह रहा हूँ, तो आप उसको समझ रहे होंगे कि ये अमलियत पसंदी जो है, ये इसके अंदर एक मुनाफ़िक़त का जुज़ भी है, इसमें मुफाद परस्ती का जुज़ भी है। सारों ने मिल के एक जो है वो पूरी एक प्रैग्मेटिज़्म को तश्कील दिया है, तो उसका किरदार अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन वो आवाज़ें जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत इंस्टिगेट करती हैं, इरिटेट करती हैं, शायद उनकी बारी भी आने वाली है। बहुत सारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी बारी आने वाली है। ये तो आपने सुना होगा कि जब हम नहीं आवाज़ उठाते, जब किसी और के ऊपर जो है ज़ुल्म की बा हो रहा होता है, सप्रेस किया जा रहा होता है, और हम समझ रहे होते हैं कि हम तो महफूज हैं, तो बारी फिर आपकी भी आनी होती है। और यही जो है बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने वफाकी वज़ीर इत्तलात को याद दहानी करवाई है कि ये वक्त जो है पीका के अंडर आपके ऊपर, और ये पूरे स्कंजे जो आपने इस्टेब्लिशमेंट को बना के दिए कानूनी, और ये पूरे जो मेथड्स के अंदर पूरी आपने मामनत की है इस्टेब्लिशमेंट की, तो ये आपके ख़िलाफ़ भी आजमाए जाएंगे। एक पूरी तारीख़ है। मियाँ नवाज़ शरीफ से पूछिए कि एंटी टेररिज्म कोर्ट्स उन्होंने बनाई, लॉज उन्होंने बनाए, तो ख़ुद उसी के अंदर धरे गए, और उसी के अंदर को सज़ाए मौत भी हुई थी। तो ये तो कहानी पूरी पीपल्स पार्टी से सुनिए कि कैसे कैसे कवानीन बनाए, फिर उसी में वो धरे गए। एमकेएम से पूछें कि कैसे कवानीन बनाए, उसमें धरे गए। तो आप कैसे बचेंगे? कभी ना कभी तो इस गंजे के अंदर आएंगे। बारी आपकी भी आएगी, बारी सबकी आएगी, लेकिन ये रेजिस्टेंस का सफ़र जो है वो जारी रहेगा, ये चलता रहेगा, जब तक चीज़ें नॉर्मल पैराडाइम के अंदर नहीं आती, जब तक रूल ऑफ लॉ की डोमेन में नहीं आती। ये सबक हमें कोई पढ़ाने की, मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी दुनिया का सबक है, तारीख़ का सबक है, सियासत का सबक है, रूल ऑफ लॉ की डोमेन का सबक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी का सबक है। अगर कोई इस सबक को समझना नहीं चाहता, तो वो उसकी मर्ज़ी, लेकिन ये सफ़र चलता रहेगा। आज का हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। कल हम इसके एक और पहलू के ऊपर आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाएंगे।